हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज के पार्ट 2 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जंतुओं की बात की थी, हमने एनिमल हस्बेंड्री की बात की थी, पशुपालन की, फिर हमने मत्स्य पालन की बात की थी और हमने जो ब्रीड है या नस्ल अलग अलग प्रकार की देखी थी। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम पादपों की बात करेंगे और पादपों में जो हम पहला टॉपिक आज चालू करेंगे बच्चों वो है पादप उत्तक संवर्धन, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर। तो आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? पादप उत्तक संवर्धन। अब पहली चीज, पादप उत्तक तो हमें पता है, ठीक है, पादप उत्तकों के बारे में हमको पता है। नई चीज हमारे लिए क्या है बच्चों? ये संवर्धन या कल्चर का मतलब क्या होता है? तो संवर्धन या कल्चर का मतलब क्या है बच्चों? किसी भी पादप के उत्तक को, किसी भी पादप के अंग को, किसी भी पादप के भाग को, कोई भी पादप उत्तक है, पादप अंग है, भाग है, तना है, जड़ है, पत्ती है, कोई पादप उत्तक है, जब हम किसी भी पादप उत्तक को, किसी भी पादप भाग को पात्रे अवस्था में, किस अवस्था में? पात्रे अवस्था यानी लेबोरेटरी में, इन विट्रो पात्रे अवस्था में जब एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाते हैं, है ना, तीन चीजें, पात्रे अवस्था यानी लेबोरेटरी कंडीशन में, इन विट्रो एक निश्चित पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? संवर्धन या कल्चर। तो जब हम पादप उत्तक संवर्धन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पादप उत्तकों की वृद्धि की। पादप उत्तकों की वृद्धि कहां पर करवानी है? पादप उत्तकों की वृद्धि पात्रे अवस्था में करवानी है, लेबोरेटरी में। किस पर करवानी है? एक पोषक माध्यम पे करवानी है। तो पात्रे अवस्था में जब हम पादप कोशिकाओं की वृद्धि करवाते हैं एक पोषक माध्यम पर, और ये जो वातावरण में पादप उत्तकों की वृद्धि होगी वो दूषित होना चाहिए या संक्रमित रहित होना चाहिए? हां, एक संक्रमण रहित वातावरण होना चाहिए, मतलब स्टराइल या एसेप्टिक वातावरण। तो जब आप एक संक्रमण रहित वातावरण में किसी भी पादप उत्तक को एक पात्रे अवस्था में पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? पादप उत्तक संवर्धन। तो पादप उत्तक संवर्धन का मतलब है किसी भी पादप कोशिका उत्तक या अंग को पात्रे अवस्था, पात्रे अवस्था का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेबोरेटरी, इन विट्रो। तो किसी भी पादप कोशिका उत्तक या अंग को पात्रे अवस्था में एक निश्चित पोषक माध्यम पर एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण में, यानी दूषित रहित, में वृद्धि करवाने को क्या कहेंगे बच्चों? पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पादप उत्तक संवर्धन की बात कर रहे हैं। पादप उत्तक संवर्धन का मतलब क्या है? जब आप किसी भी पादप कोशिका को, किसी भी पादप उत्तक को, किसी भी पादप अंग को किस अवस्था में बच्चों? पात्रे अवस्था में। किस अवस्था में? लेबोरेटरी या पात्रे अवस्था में। किस पर? एक निश्चित पोषण माध्यम पर। किस वातावरण में? एसेप्टिक या स्टराइल वातावरण पर जब वृद्धि करवाते हैं
तो उसे क्या कहेंगे? पादप उत्तक संवर्धन। एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में एक पोषक माध्यम है, उस पोषक माध्यम पर एक पादप उत्तक को आप वृद्धि करवा रहे हो दूषित रहित वातावरण में, तो उसे क्या कहेंगे? पादप उत्तक संवर्धन। याद रहेगा बच्चों, पात्र अवस्था यानी लेबोरेटरी में एक निश्चित पोषण माध्यम पर दूषित रहित वातावरण में वृद्धि करवाएंगे तो वो पादप उत्तक संवर्धन है। ठीक है, अब सुनो, पहला सवाल तो यह है कि ऐसा संभव क्या है? सर, हम किसी भी पादप उत्तक, मतलब हम किसी भी पादप उत्तक को, किसी भी पादप कोशिका को, किसी भी पादप भाग का हम लेबोरेटरी में उसको वृद्धि करवा सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। यह किस कारण संभव है? यह संभव है बच्चों टोटीपोटेंसी के कारण, है ना। पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, मतलब प्रत्येक पादप कोशिका में, हां, प्रत्येक पादप कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो पूर्ण रूप से एक नया पादप बना सकती है। यानी अगर आपके पास एक पादप कोशिका है बच्चों, आप एक पादप कोशिका को वृद्धि करवाकर उस एक पादप कोशिका से पूरा का पूरा नया पादप बना सकते हो। कोई भी एक पादप कोशिका को आप वृद्धि करवाओ, किसी भी एक पादप कोशिका का संवर्धन करो, उस एक पादप कोशिका से आप पूरा का पूरा नया पादप बना सकते हो। और एक पादप कोशिका से पूरा का पूरा नया पादप कोशिका बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टोटीपोटेंसी। जंतुओं में ऐसा नहीं होता बच्चों। मानव है, अब मानव की कोई भी एक कोशिका, मैंने कहा त्वचा की कोशिका ली, तो एक त्वचा की कोशिका से पूरा नया मानव नहीं बनता। जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में हमारी जो स्टेम कोशिकाएं होती है बच्चों, आपको जनन ने बताया हुआ है, हमारी जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम कोशिकाएं हैं, वो कोई भी उत्तक या अंग बना सकती हैं। पूरा जंतु, पूरा मानव नहीं बना सकती। लेकिन एक पादप कोशिका जो है वो पूर्ण विकसित होकर पूरा का पूरा नया पादप बना सकती है। इसलिए पादप कोशिकाएं होती हैं टोटीपोटेंट। और हमारी जंतुओं की जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो प्लूरीपोटेंट होती हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब आप उनसे कोई भी उत्तक बना सकते हो, अंग बना सकते हो। स्टेम कोशिकाओं से हृदय बना सकते हो, स्टेम कोशिकाओं से लिवर बना सकते हो, स्टेम कोशिकाओं से पेशी बना सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा नया मानव नहीं बना सकते। लेकिन पादप में ऐसा कर सकते हैं। तो किस कारण संभव है भाई? तो पादप उत्तक संवर्धन टोटीपोटेंसी के कारण संभव होता है। पादप उत्तक संवर्धन जो है वो किस लक्षण के कारण संभव होता है बच्चों? टोटीपोटेंसी के कारण संभव होता है। अब ये टोटीपोटेंसी क्या हो गई भाई? ये टोटीपोटेंसी क्या हो गई? सुन लो, टोटीपोटेंसी क्या हो गई? टोटीपोटेंसी का मतलब है कि जब एक पादप कोशिका के पास पूरा का पूरा नया पादप बनाने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब या इस प्रक्रिया में एक पादप कोशिका संपूर्ण पादप निर्मित करने की क्षमता दर्शाती है। ठीक है बच्चों, तो टोटीपोटेंसी का क्या मतलब हो गया है? टोटीपोटेंसी का मतलब है कि इस प्रक्रिया में एक पादप कोशिका, कोई भी एक पादप कोशिका है बच्चों, वो संपूर्ण पादप निर्मित करने की क्षमता दर्शाती है। आप एक पादप कोशिका से संपूर्ण पूरा का पूरा एक नया पादप बना सकते हो। इसे क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। और क्योंकि आप किसी भी पादप कोशिका से एक पूरा का पूरा नया या संपूर्ण नया पादप बना सकते हो, इसी के कारण ही पादप उत्तक संवर्धन हम कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है। जंतु कोशिकाएं मैंने बता दिया बच्चों, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं, जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं, वो प्लूरीपोटेंट है। इसका मतलब उससे कोई भी उत्तक या अंग बना सकते हैं, पूरा का पूरा नया जंतु नहीं बना सकते। लेकिन एक पादप कोशिका से पूरा का पूरा नया पादप बना सकते हैं। इस लक्षण को कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है बच्चों? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है एक्सप्लांट। हाँ, अब नेक्स्ट प्लांट या मतलब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आता है? एक्सप्लांट। ये क्या है? हम पादप उत्तक संवर्धन की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कोई भी पादप उत्तक, कोई भी पादप कोशिका, किसी भी पादप भाग जिसकी हम पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाते हैं, उसे क्या कहोगे? एक्सप्लांट। जैसा आपने पादप उत्तक संवर्धन में एक पत्ती ली और पत्ती को वृद्धि करवा रहे हो लेबोरेटरी में, तो आप पत्ती की वृद्धि करवा रहे हो, पत्ती का पादप उत्तक संवर्धन कर रहे हो, तो वो पत्ती क्या हो गई? एक्सप्लांट। आपने कलिका ले ली, पादपों में कलिका या बड ले ली, और कलिका को आप एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवा रहे हो, तो कलिका का संवर्धन कर रहे हो, तो वो कलिका क्या हो गई? एक्सप्लांट। आपने एक तना ले लिया, तने का आप वृद्धि करवा रहे हो, तने को लेबोरेटरी पर एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवा रहे हो, तो वो तना क्या हो गया? एक्सप्लांट। मतलब जिस भी पादप भाग को, जिस भी पादप उत्तक को संवर्धन हेतु प्रयुक्त किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या है बच्चों? किसी भी पादप उत्तक जिसे संवर्धन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, किसी भी पादप उत्तक या भाग, एक सेकेंड इसको यहां पे लिख सकते हैं, एक मिनट। किसी भी पादप उत्तक या अंग जिसे संवर्धन हेतु प्रयोग किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? एक्सप्लांट। तो आप तने का संवर्धन कर रहे हो, जड़ की वृद्धि करवा रहे हो, पत्ती की वृद्धि करवा रहे हो, कलिका की वृद्धि करवा रहे हो, जिस भी पादप भाग को आप पोषक माध्यम पर वृद्धि करवा रहे हो, उसे क्या कहा जाएगा? एक्सप्लांट कहा जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सप्लांट की। ठीक है, फिर जब आप ये वृद्धि करवाओगे बच्चों, जब आप किसी भी पादप अंग की वृद्धि करवाओगे, तो कहां पर करवाओगे बच्चों? लेबोरेटरी में। और लेबोरेटरी में भी किस पर करवाओगे? एक संवर्धन माध्यम, पोषक माध्यम पे ना। किस पे करवाएंगे? पोषक माध्यम। तो पोषक माध्यम क्या यूज करते हैं? तो याद रखना है आपको, पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त पोषक माध्यम क्या है भाई? व्हाइट मीडिया यूज करते हैं बच्चों, या एमएस मीडिया यूज करते हैं। ये नाम है बच्चों, ये वैज्ञानिक, व्हाइट बच्चों एक वैज्ञानिक थे। व्हाइट एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्तक संवर्धन के लिए, पादप उत्तक संवर्धन के लिए एक पोषक माध्यम बनाया था। इसी प्रकार एमएस मतलब मुराशिजे एंड स्कूब, ये वैज्ञानिकों के नाम है बच्चों। ये वैज्ञानिकों ने पोषक माध्यम निर्मित किया। पोषक माध्यम मतलब इसमें पादप की वृद्धि के लिए कार्बन का स्रोत होगा, खनिज होंगे, पादप वृद्धि हार्मोन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन होंगे। हां, पोषक माध्यम पे क्या होगा? पोषक माध्यम पे वो सारी चीजें होंगी जो पादपों को पोषण देंगी। तो उसमें पादपों के लिए खनिज होंगे, पादपों के लिए कार्बन का स्रोत होगा, पादपों के लिए हार्मोन्स होंगे। तो हार्मोन्स, खनिज और
कार्बन स्रोत से मिलकर क्या बनाया जाएगा? पोषक माध्यम। और उस पोषक माध्यम पर किसको वृद्धि करवाई जाएगी? किसी भी एक्स प्लांट को वृद्धि करवाई जाएगी। तो वो पोषक माध्यम के नाम क्या होते हैं बच्चों? वैज्ञानिकों के बेसिस पर, वैज्ञानिकों के नाम पर पोषक माध्यम के नाम हुए हैं व्हाइट मीडिया और एमएस मीडिया। ठीक है, पोषक माध्यम। अब जब आप किसी भी पादप भाग को, किसी भी पादप अंग को, है ना, किसी भी पादप भाग को, किसी भी पादप अंग को एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाओगे, बिल्कुल सही, तो वातावरण कैसा होगा आसपास? दूषित रहित, एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण, है ना। आप क्या चाहोगे कि जब हम पादप उत्तक की वृद्धि करवा रहे हैं तो कोई भी संक्रमण लग जाए वहां पर, कोई भी जीवाणु, विषाणु, कोई भी संक्रमण उस पादप पे लग जाए? नहीं ना। जब आप पादप उत्तक की वृद्धि करवा रहे हो, लेबोरेटरी में एक पोषक माध्यम पर उनको वृद्धि करवा रहे हो, तो आप चाहोगे कि आसपास कोई संक्रमण, कोई जीवाणु, कोई कवक, सूक्ष्म जीव ना हो। तो आप एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण का निर्माण कैसे करते हैं? एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण का निर्माण कैसे करते हैं? ऑटोक्लेव। हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसके द्वारा? ऑटोक्लेव के द्वारा। देखो बच्चों, आपने प्रेशर कुकर देखा होगा ना घर पे। हां, वो प्रेशर कुकर को थोड़ा आप लंबा कर दो, हां, स्टील जितना, स्टील का एक बड़ा कुकर जितना स्ट्रक्चर होता है, ये संरचना, इसके अंदर, इसके अंदर आप क्या करते हैं बच्चों? जब आप उत्तक संवर्धन करोगे तो पादप उत्तक संवर्धन में आप यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करोगे, पेट्री प्लेट्स का यूज करोगे, फोरसेप्स का यूज करोगे, यंत्रों का यूज करोगे, उपकरण का यूज करोगे। तो उन सब यंत्र को, उपकरण को हम किस में डाल देते हैं? सबसे पहले ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव में तापमान होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब होता है 15 psi इस ऑटोक्लेव में। ठीक है, ऊपर ढक्कन होता है, वो ढक्कन को खोलते हैं, सारे उपकरण, प्लेट्स हो गई, फोरसेप्स हो गए, यंत्र हो गए, उनको एल्यूमिनियम पेपर से कवर करते हैं, ढकते हैं और उसको ऑटोक्लेव में डालकर बंद कर देते हैं। और कितने मिनट तक? 20 मिनट तक उसके अंदर रखते हैं। 20 मिनट में तापमान कैसा होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। दाब होता है 15 psi। इस तापमान और इस दाब पर कोई संक्रमण, कोई सूक्ष्म जीव वृद्धि कर ही नहीं सकता। आर्की जीवाणु भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्की जीवाणु भी हम कहते हैं ना 100-105 डिग्री तक रहते हैं। हां, थर्मो एसिडोफाइल्स भी 105 डिग्री तक सर्वाइव कर सकते हैं। इस तापमान पर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई जीवन संभव नहीं है। जब आप अपनी प्लेट्स को, अपने उपकरण को इस तापमान पर रख रहे हो तो कोई सजीव तो उस पर वृद्धि कर ही नहीं सकता। कोई जीवाणु, कवक, विषाणु सब नष्ट हो जाते हैं। फिर आप ऑटोक्लेव बंद कर दो, बाहर उन प्लेट्स को निकाल लो, उन उपकरण को निकाल लो। अब वो क्या हो गए? एसेप्टिक या स्टेराइल। अब उस पर आप पोषक माध्यम डालो, उस पर आप पादप उत्तकों की वृद्धि कर सकते हो। तो क्या चीज? 3 चीज बताई बच्चों मैंने आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्स प्लांट। जिस भी पादप उत्तक, जिस भी पादप अंग को आप संवर्धन के लिए यूज कर रहे हो, वृद्धि के लिए यूज कर रहे हो, उसे एक्स प्लांट कहेंगे। उसको किस माध्यम पे वृद्धि करवा रहे हैं? पोषक माध्यम पे वृद्धि करवा रहे हैं। तो पोषक माध्यम का मैंने नाम बता दिया, व्हाइट मीडिया और एमएस मीडिया। और फिर मैंने आपको बता दिया कि ऑटोक्लेव, एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण, कोई संक्रमण है, कोई जीवाणु है, विषाणु, कवक है, उनको कैसे हटाओगे? उनको एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण किसका यूज करके? ऑटोक्लेव, जिसमें तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, दाब 15 psi। इस पर कोई भी संक्रमण या कोई भी सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर सकता। तो ये आपके पास एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण हो गया। ठीक है बच्चों, अब सुनना, अब ध्यान से सुनेंगे। अब जब आप सुनो, जब आप पादप उत्तक संवर्धन करोगे, पादप उत्तक संवर्धन मतलब आपने कोई भी पादप का भाग ले लिया। मैंने कहा आपने एक जड़ ले ली, एक पादप कोशिका ले ली, या कोई तना ले लिया, या कोई पत्ती ले ली, या कोई कलिका ले ली।
किसी भी पादप उत्तक को, यानी एक्सप्लांट आपने ले लिया, उसको आपने पोषक माध्यम पर वृद्धि करवा दी। अब जब वो पोषक माध्यम पे वृद्धि करेगा तो वो पूरा का पूरा नया पादप बनाएगा। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे नए पादप आप बनाओगे। बिल्कुल। तो ये जब आप पादप उत्तक संवर्धन से नए पादप बनाओगे तो ये सारे नए पादप जो हैं वो आनुवांशिक रूप से एक समान होंगे, है ना। अरे भाई, है तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन। आपने एक पादप की पत्ती ले ली, पत्ती को आपने क्या किया, संवर्धन, वृद्धि करवाई, वृद्धि करवाकर उस पत्ती से एक पूरा नया पादप बनाया, उस पादप से फिर एक और नया पादप बनाया, फिर एक और नया पादप बनाते जा रहे हो। तो ये सारे नए पादप जो उत्तक संवर्धन में बन रहे हैं, इनमें मियोसिस हो रहा है? नहीं। कोई पुनर्योजन हो रहा है? नहीं। कोई संलयन हो रहा है? नहीं। ये तो आप एक्सप्लांट से वृद्धि, नया पादप बनाते जा रहे हो, वृद्धि करवाते जा रहे हो। ये अलैंगिक जनन हो रहा है। और इससे जितने भी नए पादप बनेंगे वो सब आनुवांशिक रूप से एक समान होंगे। तो दो चीजें, पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा आप कई सारे आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों का निर्माण कर सकते हो ना। आप एक पादप कोशिका को लो, उससे एक नया पादप बनाओ, उससे एक और नया पादप बनाओ, उससे एक और नया पादप बनाओ, हजारों की संख्या में नए पादप बनाओ। पादप उत्तक संवर्धन से लेबोरेटरी में ऐसा कर सकते हो। और जब आप पादप उत्तक संवर्धन से कई सारे आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों का निर्माण करते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। मतलब आप उत्तक संवर्धन के द्वारा कई सारे आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बना सकते हो और उसको बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। और जो आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनेंगे, सारे के सारे जो पादप होंगे वो आनुवांशिक रूप से एक समान ही तो होंगे, यानी क्लोन्स होंगे। इन्हें कहेंगे सोमा क्लोन्स। क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स। तो दो टर्म्स बच्चों, पहला टर्म तो आता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन या जिसे कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा अधिक संख्या में आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों का निर्माण या पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? हम या यूज क्या करेंगे? पादप उत्तक संवर्धन। मतलब हम लेबोरेटरी यूज करेंगे, लेबोरेटरी में पोषक माध्यम यूज करेंगे, पोषक माध्यम एसेप्टिक या स्टेराइल वातावरण में यूज करेंगे और एक्सप्लांट यूज करेंगे। उसके द्वारा जब आप नए सारे, कई सारे आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनाते जाओगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। तो पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा जब अधिक संख्या में आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन। और
इस सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, इस माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा ये सारे जो आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनेंगे, इन आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों को हम सोमा क्लोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों को, तो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से एक समान पादपों को सोमा क्लोन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको बच्चों? सोमा क्लोन्स। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा जो आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बन रहे हैं, आनुवांशिक रूप से एक समान पादप जो बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स कहेंगे। ये एक रूप या एक दूसरे से आनुवांशिक रूप से एक समान है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई मियोसिस यानी पुनर्योजन या संलयन नहीं होता, इसलिए ये आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? एक समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बात की है? हमने सूक्ष्म प्रवर्धन की बात की। हमने ये कहा कि सूक्ष्म प्रवर्धन है क्या। तो मैंने आपसे कहा कि हम पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा एक्सप्लांट को यूज करेंगे और एक्सप्लांट से हम कई सारे नए प्रकार के पादप बनाएंगे, आनुवांशिक रूप से एक समान पादप। अब जब आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन। और उसके द्वारा जो आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? सोमा क्लोन्स कहेंगे। अब इसमें दो प्रकार का होता है बच्चों, देखो। एक होता है हमारे पास प्रत्यक्ष संवर्धन। प्रत्यक्ष संवर्धन को हम कहते हैं डायरेक्ट कल्चर, और एक होता है बच्चों अप्रत्यक्ष संवर्धन, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट कल्चर। क्या मतलब है? इधर ध्यान देंगे बच्चों। मैंने आपसे कहा एक्सप्लांट, हमने क्या यूज किया बच्चों? एक्सप्लांट यूज किया एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के द्वारा, वृद्धि के द्वारा एक नया पादप का निर्माण कर दिया, तो इसे मैं कहता हूं डायरेक्ट संवर्धन कल्चर। डायरेक्ट कल्चर में अपन ने क्या किया भाई? डायरेक्ट कल्चर या प्रत्यक्ष संवर्धन में हम एक्सप्लांट यूज करते हैं, एक्सप्लांट की वृद्धि करवाते हैं, और एक्सप्लांट की वृद्धि से क्या बनता है? कोई सीधा का सीधा एक नया पादप हम बना देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष संवर्धन। तो अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं बच्चों? सुनो, अप्रत्यक्ष में एक्सप्लांट होता है, एक्सप्लांट में वृद्धि होती है, वृद्धि से एक कैलस बनता है। क्या बनाते हैं? कैलस। और इस कैलस से आगे कोई भी पादप अंग बना सकते हो, संपूर्ण पादप बना सकते हो, या कोई नया रूप विकसित कर सकते हो। क्या बनाया बच्चों मैंने? कैलस, एक नई चीज बनाई। भाई डायरेक्ट संवर्धन, प्रत्यक्ष संवर्धन की तो अभी हम बात कर ही रहे हैं कि आप कोई भी पादप का भाग ले लो, किसी भी पादप एक्सप्लांट को इस्तेमाल कर लो, उसको पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाओ, पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाकर उससे एक नया पादप बनाओ, कई सारे नए पादप बनाओ, आनुवांशिक रूप से एक समान पादप बनाओ, यह प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में हम क्या करते हैं बच्चों? बीच में एक अवस्था आती है। कैसे? एक्सप्लांट में आप वृद्धि करवाते हो,
एक्स प्लांट में वृद्धि करके मध्य एक अवस्था बनती है कैलस। कैलस क्या है बच्चों? ये एक अविभेदित व असंगठित कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, क्या है भाई कैलस? कैलस बच्चों एक अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं का समूह है। एक्सप्लांट ले लिया मैंने, कहा आपने एक पादप की जड़ ले ली, जड़ की कोशिकाओं में विभाजन होगा। जड़ की कोशिकाओं को जब आप एक पोषक माध्यम पे डालोगे तो विभाजन वृद्धि करेंगी और उससे कई सारी कोशिकाएं बनाएंगी। वो कोशिकाओं का समूह जो अविभेदित है और असंगठित है उसे कैलस कहेंगे। अब क्यों बना रहे हैं सर कैलस? सीधा क्यों पादप नहीं बना रहे, कैलस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कैलस बनाने के कई सारे फायदे हैं। आप चाहते हो कि मुझे पूरा का पूरा नया पादप नहीं बनाना, मुझे तो जड़ से पूरा का पूरा नया पादप नहीं बनाना भाई, मुझे तो जड़ से तने का विकास करना है। जड़ भी है और जड़ और तना बनाना है, पत्तियां नहीं बनानी। तो मेरे को केवल जड़ है या जड़ का कोई और हिस्सा बनाना है, जड़ को गहरा करना है, तने का निर्माण करना है, कोई भी पादप अंग का निर्माण करना है तो भी उस कैलस से कर सकते हो। संपूर्ण पादप बनाना है वो भी कैलस से कर सकते हो, या कोई नया रूप बनाना है, हां अगुणित पादप बनाना है, द्विगुणित पादप से अगुणित पादप बनाना है, द्विगुणित पादप से त्रिगुणित पादप बनाना है। हां सर ये कैसे? हां ये सब कर सकते हो कैलस के माध्यम से। अभी बताऊंगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन ये सब अप्रत्यक्ष संवर्धन से संभव है बच्चों। प्रत्यक्ष में तो एक ही चीज हो रही है, प्रत्यक्ष संवर्धन में तो आप एक्सप्लांट को यूज करो, एक्सप्लांट की वृद्धि कराओ, वृद्धि करवाकर एक नया प्लांट बना दो और कई सारे नए प्लांट्स बना दो, ये प्रत्यक्ष संवर्धन है, सूक्ष्म प्रवर्धन। लेकिन जब आप अप्रत्यक्ष संवर्धन करोगे, जब आप एक बीच में कैलस बनाओगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, है ना, कि यार मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, पूरा नया पादप भी बना सकता हूं। ठीक है, मैं इससे कोई पादप अंग भी विकसित कर सकता हूं और मैं कोई नया रूप में अगुणित पादप, त्रिगुणित पादप कुछ भी बना सकता हूं। तो यह संभावना ओपन रहती है कब? जब आप कैलस का निर्माण करते हो या इनडायरेक्ट कल्चर का। तो अब ये क्या क्या संभावनाएं हैं, कैसे कैसे करते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों किया जाता है, अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे क्या हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन का फायदा, लाभ, महत्व क्या है, क्यों कर रहे हो, क्यों लेबोरेटरी में एक एक्सप्लांट का यूज कर रहे हो, क्यों एक्सप्लांट को एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवा रहे हो, क्यों उससे नए पादप बना रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमने देख लिया, बट किस लिए, क्यों एक एक्सप्लांट का यूज करना पड़ रहा है, क्यों एक एक्सप्लांट से नया पादप बनाना चाहते हो, कोई नया अंग बनाना चाहते हो, कोई नया रूप बनाना चाहते हो, क्यों करना चाहते हैं ये? तो अब हम किसकी बात करेंगे? इन सब क्यों का जवाब है सूक्ष्म प्रवर्धन के महत्व। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? सूक्ष्म प्रवर्धन के महत्व, हम क्यों करना चाहते हैं चीजें। तो आ जाओ, पहला क्यों दोनों। विषाणु रहित पादपों का निर्माण। पहला महत्व सुनो, मान लेते हैं एक पादप है और एक पादप को विषाणु संक्रमण लग गया। ठीक है, मेरे पास एक गेहूं का पादप है या एक चावल है, कुछ भी ले लो, कोई भी एक पादप है, उस पादप को विषाणु का संक्रमण लग गया। अब जब एक पादप को विषाणु संक्रमण लग गया तो अब वो पादप कोई काम का नहीं रहा, वो मरेगा क्योंकि उसको विषाणु संक्रमण लग गया। अब जब किसी भी पादप को विषाणु संक्रमण लग जाता है ना बच्चों, जैसे मैंने कहा एक पादप है, इस पादप को एक विषाणु संक्रमण लग गया।
ठीक है, मैंने कहा भाई इस पादप को एक विषाणु संक्रमण लग गया, ये विषाणु संक्रमण है। अब जब एक पादप को विषाणु संक्रमण लग जाता है ना बच्चों, तो भी क्या होता है, उसके जो शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं, उसके जो शीर्षस्थ विभज्योतक हैं या अक्षीय विभज्योतक हैं, है ना, उसके जो अक्षीय या शीर्षस्थ विभज्योतक भाग है वो विषाणु से संक्रमित नहीं होता। क्यों ऐसा सर? मैं आपसे कह रहा हूं जब एक पादप को विषाणु संक्रमण लग गया तो भी पादप का जो शीर्षस्थ विभज्योतक है या अक्षीय विभज्योतक है उसको विषाणु संक्रमण नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सुनो, इसलिए नहीं लगता बच्चों क्योंकि ये शीर्षस्थ या अक्षीय विभज्योतक, इसमें पादप विभाजन की कोशिकाएं हैं, तो इनका विभाजन विषाणु विभाजन से ज्यादा तेज होता है। मतलब जितना तेजी से विषाणु संक्रमण पादप में फैलता है उससे ज्यादा तेजी से ये विभाजन करते हैं। तो क्योंकि ये ज्यादा तेजी से विभाजन करते हैं, विषाणु संक्रमण से तेजी से विभाजन करते हैं, तो इनको विषाणु संक्रमण नहीं लग पाता क्योंकि ये ज्यादा तेजी से विभाजन कर रहे हैं। विषाणु विभाजन जब तक हो रहा है उससे पहले ये विभाजन कर रहे हैं, तो ये विषाणु संक्रमण से बचे हुए रहते हैं। अब क्या करो, इन शीर्षस्थ या अक्षीय विभज्योतक को एक्सप्लांट के रूप में यूज कर लो। ये शीर्षस्थ विभज्योतक को काटो, एक्सप्लांट के रूप में यूज करो, इसका पादप उत्तक संवर्धन कर लो। इसको एक्सप्लांट के रूप में यूज करके इसको आप संवर्धन माध्यम पर, एक पोषक माध्यम पर वृद्धि करवाओ, वृद्धि करवाकर नया पादप बनाओ। वो नया पादप आनुवांशिक रूप से इसके समान होगा, वो नया पादप आनुवांशिक रूप से इसके समान होगा और रोग रहित होगा, संक्रमण रहित होगा, विषाणु रहित होगा। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन से संभव है ना। आपने देखा यार, एक खेत में मेरे पास फसल थी, उनको विषाणु संक्रमण लग गया। अब वो पूरी फसल जो है वो उसको विषाणु संक्रमण लग गया। अब क्या करूं, उन सबके शीर्षस्थ विभज्योतक या अक्षीय विभज्योतक देखो वो संक्रमण से बचे हुए हैं क्योंकि वो तेजी से विभाजन कर रहे हैं। उनको आप एक्सप्लांट के रूप में यूज करो, उनको आप लेबोरेटरी में वृद्धि करवाओ, पोषक माध्यम पर नए पादप बनाओ। आनुवांशिक रूप से बिल्कुल वैसे होंगे और अब संक्रमण रहित होंगे। तो किसका फायदा है? ये सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? पहली चीज तो विषाणु संक्रमित पादपों में, ठीक है, विषाणु संक्रमित पादपों में क्या ध्यान में रखना है? विषाणु संक्रमित पादपों में एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ और अक्षीय विभज्योतक संक्रमित नहीं होते। अतः इन विभज्योतक को एक्सप्लांट के रूप में प्रयुक्त कर इनसे विषाणु स्वतंत्र पादपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इन विभज्योतकों को हम एक्सप्लांट के रूप में प्रयोग करते हैं और एक्सप्लांट के रूप में प्रयुक्त कर इनसे विषाणु स्वतंत्र पादपों का निर्माण किया जाता है। तो ये तो पहला फायदा हो गया, विषाणु रहित पादपों का निर्माण हम सूक्ष्म प्रवर्धन से कर सकते हैं, ये पहला महत्व है। दूसरा,
दूसरा फायदा क्या है भाई, आओ देखो, अगुणित पादपों का निर्माण। अभी मैंने कहा था ना, अगुणित पादप, त्रिगुणित पादप आप बना सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन से अगुणित पादप कैसे बनाएंगे सर? देखो इधर कैसे करेंगे। मेरे पास एक द्विगुणित पादप है बिल्कुल द्विगुणित पादप है, एक 2n पादप है द्विगुणित। अब अपन ने पूरा जनन पढ़ा बच्चों, आवृत बीजियों में, पादपों में हमने पूरी प्रक्रियाएं पढ़ी हैं। अब आप सोच के बताओ, जैसे एक द्विगुणित पादप में कोई अगुणित संरचना होती है? द्विगुणित पादपों में कोई अगुणित संरचना होती है क्या? होती है ना, परागकण अगुणित होते हैं। एंथर के भीतर कोशिकाएं अगुणित होती हैं, परागकोश के भीतर होती हैं, परागकोश के भीतर परागकण होते हैं। इसी तरह से बीजांड या ओव्यूल के भीतर की कोशिकाएं, ये सब अगुणित होती हैं। तो इन अगुणित कोशिकाओं को एक्सप्लांट के रूप में यूज करो, एक्सप्लांट के रूप में प्रयुक्त करो, और इससे जो नया पादप बनेगा वो कैसा बन जाएगा? अगुणित। देखो भाई, सारा खेल एक्सप्लांट चुनने का है। आप सिर्फ एक्सप्लांट चुन लो ढंग से, एक्सप्लांट आपने ढंग से चुन लिया तो आप उस तरह का पादप बना सकते हो। विषाणु संक्रमण था, विषाणु संक्रमण में आपने देखा विभज्योतक संक्रमण से बचा हुआ था, तो आपने विभज्योतक को एक्सप्लांट के रूप में यूज किया, उससे विषाणु स्वतंत्र पादप बना लिए। फिर आपने देखा एक द्विगुणित पादप से आपको अगुणित पादप बनाने हैं, तो आप द्विगुणित पादप में अगुणित संरचनाएं देख लो, परागकोश, बीजांड, उनके भीतर अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उनको आप लेबोरेटरी पे वृद्धि करवाओ, उनका आप संवर्धन करो, उससे नए पादप अगुणित बन जाएंगे, है ना। जैसे सबसे पहले इसमें याद रखना है नोट, पहला एंथर कल्चर पूरी दुनिया में, पहला एंथर कल्चर जो था ना पूरी दुनिया में, वो भारत में हुआ था बच्चों। दो वैज्ञानिक थे, गुहा और महेश्वरी। तो पहला एंथर कल्चर किस पादप का था बच्चों? दतूरा पादप का। तो पूरे विश्व में पहला एंथर कल्चर भारत वैज्ञानिकों ने, गुहा और महेश्वरी ने किया था दतूरा पादप में। तो उन्होंने एक द्विगुणित पादप के एंथर ले लिए, परागकोश जिसमें अगुणित कोशिकाएं थी, उनको एक्सप्लांट के रूप में प्रयोग किया, उनके वृद्धि करवाई लेबोरेटरी में, और संवर्धन से अगुणित पादप प्राप्त कर लिए। त्रिगुणित पादप प्राप्त कर सकते हो आप। अब इसी से मुझे बताओ, अगर आपको त्रिगुणित पादपों का निर्माण करना हो बच्चों, अब सोच के मुझे बताओ, त्रिगुणित पादप का निर्माण कर सकते हो क्या? अब तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं सर, एंडोस्पर्म कल्चर के द्वारा। भ्रूण पोष संवर्धन, एंडोस्पर्म 3n होता है, तो एंडोस्पर्म को एक्सप्लांट के रूप में यूज कर लो, भ्रूण पोष को एक्सप्लांट के रूप में यूज कर लो, भ्रूण पोष का संवर्धन करो, उससे जो नए पादप बनेगा वो कैसा होगा? त्रिगुणित। ये सब फायदे हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के। आप विषाणु स्वतंत्र पादप बना सकते हो, अगुणित पादप बना सकते हो, त्रिगुणित पादप, कुछ भी। एक्सप्लांट का चयन करो, एक्सप्लांट का चयन करो, लेबोरेटरी में उसको वृद्धि करवाओ, कोई भी एक्सप्लांट ले सकते हो, क्योंकि हर पादप कोशिका पूरा का पूरा नया पादप बना सकती है। ये सब संभव क्यों है? टोटीपोटेंसी के कारण, ये इसलिए सब संभव है। अच्छा, भ्रूण का बचाव कर सकते हो बच्चों। एक और फायदा क्या है? भ्रूण, एम्ब्रियो रेस्क्यू। हां, क्या है भाई? एम्ब्रियो रेस्क्यू, भ्रूण का बचाव। कैसे?
मान लो एक भ्रूण है जो बीज के अंदर है, बीज के अंदर एक भ्रूण है और बीज में पोषण खत्म हो गया। बीज में अगर पोषण किसी कारणवश खत्म हो गया तो वो भ्रूण विकसित ही नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक अवस्था में भ्रूण का विकास ही नहीं होगा क्योंकि उसको पोषण ही नहीं मिल रहा। तो आप पादप उत्तक संवर्धन में उस भ्रूण को निकाल लो, उस भ्रूण को पोषक माध्यम पे वृद्धि करवाओ, उससे नया पादप बना लो। तो प्राकृतिक अवस्था में जो भ्रूण विकसित नहीं हो पा रहा था, आपने उसका बचाव कर लिया। कैसे? एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा। इसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो कल्चर, भ्रूण संवर्धन। तो ये सब तरीके हैं बच्चों, ये सब किसके फायदे हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। ये सब पादप उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे हैं जो ध्यान रखने हैं। क्या क्या देख लिए भाई हमने? सूक्ष्म प्रवर्धन के महत्व में अपन ने विषाणु रहित या विषाणु स्वतंत्र पादपों का निर्माण किया, अगुणित पादप, त्रिगुणित पादप और भ्रूण का बचाव भी कर सकते हो। तो ये तो बच्चों अपन ने किसकी बात कर ली? पादप उत्तक संवर्धन की। पादप उत्तक संवर्धन देख लिया अपन ने, सूक्ष्म प्रवर्धन देख लिया, सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे हमने देख लिए। अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब यहां पर हम बात करेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम किस नाम से जानते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। क्या मतलब है बच्चों सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या कायिक प्रवर्धन? सुनेंगे अपन। यहां पर मैंने दो पादप कोशिका ले ली। मैंने कहा ये एक पादप कोशिका ए, पादप कोशिका बी। ठीक है बच्चों, मैंने क्या ले लिया बच्चों? दो पादप कोशिका ले ली। अब मैंने सबसे पहले इन दोनों कोशिका की भित्ति को हटा दिया। तो अब मैंने क्या किया? सबसे पहले कोशिका भित्ति को हटाना। कैसे हटाएंगे बच्चों? कैसे हटाएंगे? सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस। कौन सी एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे बच्चों हम? सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस। तो सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस एंजाइम का हमने यूज किया और सेल्यूलेज और पेक्टिनेज एंजाइम के यूज द्वारा हमने कोशिका भित्ति को क्या कर दिया? हटा दिया। तो कोशिका भित्ति को हटाने में हम किसका यूज कर रहे हैं? सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस। तो जब आप पादप कोशिका में, जब आप पादप कोशिका की भित्ति को हटा दोगे, एक मिनट, भित्ति, एक सेकेंड, इसको एक काम करता हूं मैं। ठीक है ना भाई, ये मेरे पास भित्ति हो गई। काला वाला क्या हो गया? कोशिका भित्ति। तो जैसे ही आपने कोशिका भित्ति को हटा दिया भाई, ये रहा, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति को हटा देने पर आपके पास क्या बच जाता है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ए और प्रोटोप्लास्ट बी, है ना? ये तो आपको पता है, जब हम पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देते हैं, जब आप पादप कोशिका में कोशिका भित्ति को हटा देते हो बच्चों, तो क्या बच जाता है? प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति को हटा देने पर क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। अब क्या करोगे भाई? प्रोटोप्लास्ट संलयन। अब क्या करेंगे? प्रोटोप्लास्ट संलयन
या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पेग का, पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। ये दो पादप कोशिकाएं या दो पादप प्रोटोप्लास्ट को संलयित करने का काम ये क्या बन गया? सोमैटिक हाइब्रिड कायिक संकरण या कायिक संकर। एक मिनट बच्चों, कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, यह कायिक संकरण कहलाता है। कायिक संकरण, ठीक है। तो क्या किया देखो बच्चों, अपन ने दो पादप कोशिकाएं ली, पादप कोशिका ए व पादप कोशिका बी, दो अलग अलग पादप, एक आलू हो सकता है, एक टमाटर हो सकता है, ठीक है। कोई भी दो अलग अलग पादप कोशिकाएं ले ली बच्चों हमने, उसमें भित्ति थी। सबसे पहले हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया। कोशिका भित्ति को कैसे हटाया बच्चों? हमने कोशिका भित्ति को सेल्यूलेजेस और पेक्टिनेजेस के द्वारा हटा दिया। सेल्यूलेज और पेक्टिनेस एंजाइम का इस्तेमाल किया। इन दोनों एंजाइम से हमने कोशिका भित्ति को हटा दिया तो फिर क्या बच गया? प्रोटोप्लास्ट। जब आप भित्ति को हटा देते हो तो केवल क्या बच जाता है? प्रोटोप्लास्ट। दोनों कोशिकाओं का प्रोटोप्लास्ट बच गया। अब इनका अपन ने संलयन कर दिया, इनको अपन ने पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल से दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़कर क्या बन गया? कायिक संकर या सोमैटिक हाइब्रिड। अब क्यों फायदा, क्यों किया? जब आप सामान्य संकरण करते हो बच्चों, जब सामान्य लैंगिक जनन होता है, सामान्य संकर होता है, संकरण, तो दोनों कोशिकाओं के केंद्रक ही तो संलयित होते हैं। जब आप कोई सामान्य संकर करते हो, सामान्य कोई लैंगिक जनन करते हो, तो दोनों कोशिकाओं का, नर और मादा का केंद्रक ही संलयित होता है, केंद्रक लक्षण ही मिश्रित होते हैं। कोशिका द्रव्य तो केवल मादा कोशिका का आता है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप कायिक संकरण करोगे तो इसमें केंद्रक के लक्षणों का भी संलयन होगा और कोशिका द्रव्य के लक्षणों का भी संलयन होगा। तो जो सोमैटिक हाइब्रिड बनता है ना, उसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों का संलयन होगा। यही फायदा है भाई, यही फायदा है। जैसे पोमेटो बनाते हैं अपन, पमेटो का मतलब भाई पटेटो और टमेटो का, पटेटो और टमेटो मतलब आलू और टमाटर। तो आलू और टमाटर का संलयन करते हो, दोनों अलग अलग कोशिकाओं का, एक टमाटर एक आलू का संलयन करते हो, तो उसे कायिक संकर कहेंगे। यह बेहतर या इसमें नई चीज क्या है? जब आप सामान्य संकरण करते हो, सामान्य क्रॉस करते हो, सामान्य संकर करते हो, तो उसमें केवल केंद्रक संलयन होता है, सामान्य केंद्रक संलयन होता है, नर और मादा दोनों के केंद्रक संलयित होते हैं, कोशिका द्रव्य संलयित नहीं होता। लेकिन जब आप ये कायिक संकरण कर रहे हो, सोमैटिक हाइब्रिड बना रहे हो, तो इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों का संलयन होता है। इसे हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए या कायिक संकरण के लिए क्या बनाते हैं, किसका यूज किया जाता है? पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लास्ट संलयन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात कर ली भाई? प्रोटोप्लास्ट संलयन या कायिक संकरण, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली। क्लियर चीज बच्चों? तो ये हमने उत्तक संवर्धन के सभी लक्षण मैंने आपको बता दिए। अब क्या होता है सुनो, अब एक टॉपिक और है यहां पर, वो है हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग। अब देखो बच्चों, ये पुरानी चीज है, पादप प्रजनन,
इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? जब आप दो अलग अलग पादप का आप संकर करोगे। और दो अलग अलग पादप का संकर क्यों करोगे बच्चों आप? ताकि उनमें बेहतर लक्षण आ सके, है ना। आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो एक ऐसा पादप चाहिए जिसकी उत्पादकता ज्यादा हो, मुझे एक ऐसा पादप चाहिए जिसमें उत्पादकता के साथ साथ कीट प्रतिरोधकता भी हो, है ना। एक ऐसा पादप चाहिए जिसमें कीट प्रतिरोधकता हो, जिसको कीट ना लगे और उसकी उत्पादकता ज्यादा हो। तो ऐसे पादपों को आप क्या करोगे? ऐसे पादपों के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप जनक ढूंढोगे। आप एक ऐसा जनक ढूंढोगे जिसमें बेहतर गुणवत्ता हो, एक ऐसा जनक ढूंढोगे जिसमें कीट प्रतिरोधकता हो। तो ऐसे जनक ढूंढोगे, फिर जनक ढूंढने पर उनका संकर कराओगे। संकर कराने के बाद देखोगे कि जो लक्षण अपन चाह रहे हैं वो संतति में आए हैं या नहीं। जनक के कीट प्रतिरोधकता वाला लक्षण, जनक का अधिक उत्पादकता वाला लक्षण संतति में आया है या नहीं, तो उसको टेस्ट करोगे। और टेस्ट करने के बाद अगर वो लक्षण आया है, टेस्ट सही कर लिया, तो उसको व्यावसायिक रूप से यूज करोगे। यही तो क्या है प्लांट ब्रीडिंग, यही प्रक्रिया तो क्या होती है पादप प्रजनन। तो पादप प्रजनन के पद ध्यान रखने हैं, ठीक है। पादप प्रजनन के स्टेप्स क्या क्या हैं भाई, तो एक एक करके ध्यान देंगे बच्चों। पहला, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है भाई, ये मैंने पादप प्रजनन के स्टेप्स आपको बताए हैं, और यही स्टेप्स आपको एक क्रम अनुसार ध्यान रखने हैं। क्या स्टेप्स है बच्चों? ठीक है, आप सबसे पहले खेत में गए, ठीक है, आपको एक पादप प्रजनन करना है, मान लो। अब आप एक खेत में गए या एक भौगोलिक क्षेत्र में गए। अब आपने देखा एक खेत या एक क्षेत्र में कि जितने भी पादप हैं उन सब पादपों में जीन्स होंगी, और जीन्स के युग्म विकल्पी होते हैं, हमें पता है। तो जितने भी पादप हैं एक जाति के, एक समस्त जाति के जितने भी पादप हैं, उनमें जितने भी अलग अलग रूप हैं उनमें जितने भी कुल प्रकार की जीन्स या युग्म विकल्पी हैं, उन सब का संग्रह करोगे, है ना।
आप सबसे पहले यह देखोगे कि मेरे पास ऐसे कितने लक्षण उपलब्ध हैं एक पादप जाति में। एक कॉटन प्लांट है। अब एक कॉटन प्लांट कितने प्रकार का है, कॉटन उसमें कितनी कोमल है, कितनी सख्त है, कितनी अधिक उत्पादकता है उसमें, कितनी कीट प्रतिरोधकता है उसमें, सारे लक्षण एक कपास के, कॉटन के जितने भी प्रकार की प्रजातियां उपस्थित हैं उन सब का संग्रह करोगे। जब आप सारे प्रकार की, सभी प्रकार की प्रजातियां, उनके सभी समस्त जीन्स, उनकी समस्त युग्म विकल्पियों को एकत्रित करोगे, उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी या जनन द्रव्य संग्रह। एक कपास है, मैंने कहा एक मटर का पादप है, तो मटर के पादप की जितनी अलग अलग प्रजातियां हैं, मटर की जितनी अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें किसमें कीट प्रतिरोधकता है, किसमें वातावरण को झेलने की क्षमता है, किसमें जल की हानि को कम करने की क्षमता है, उत्पादकता किसकी ज्यादा है, सारे के सारे आपने एकत्रित कर लिए। उसे अपन ने कह दिया विविधता का संग्रह, कर लिया। उसके बाद अब आपको कौन सा लक्षण चाहिए? सारे के सारे लक्षण तो आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि यार मेरे को तो इसमें है ना जल हानि कम होनी चाहिए, एक लक्षण ये चाहिए, और कीट प्रतिरोधकता वाला लक्षण चाहिए। मुझे एक लक्षण चाहिए कि ये कम जल में भी वृद्धि कर ले, जल हानि कम हो, और दूसरा मुझे लक्षण चाहिए कीट प्रतिरोधकता। तो जो लक्षण मुझे चाहिए मैं उसी के जनक यूज करूंगा। मैं एक ऐसा जनक यूज करूंगा जो कम जल में वृद्धि कर सकता है, जिसमें जल हानि कम हो रही है, और दूसरा जनक में क्या यूज करूंगा, जिसमें कीट प्रतिरोधकता है। तो मैंने क्या कर दिया, जनकों का चयन कर लिया। चयन करने के बाद उनका क्या करूंगा, संकरण, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवा दिया उनका। वही एंथर पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन से परागकण के स्टिग्मा परायवर्ती काग्र निषेचन, बिल्कुल सही, और उससे नई पीढ़ी बनेगी। अब जो नई पीढ़ी या संतति बनेगी पुनर्योजन, उसका चयन करेंगे। उसका चयन करेंगे कि भाई पुनर्योजन बन पाए हैं कि नहीं बन पाए हैं, और बन पाए हैं तो उनमें वो लक्षण है या नहीं, उन पुनर्योजन में कीट प्रतिरोधकता का लक्षण है या नहीं, कम जल में वृद्धि, जल हानि कम करने का लक्षण है या नहीं, तो टेस्ट करेंगे। और अगर सब सही है, नई पीढ़ी बन गई, नए पुनर्योजन बन गए, उसमें ये लक्षण है, तो उनका फिर व्यावसायिक अनुप्रयोग करेंगे। उनका क्या करेंगे बच्चों, व्यावसायिक अनुप्रयोग करेंगे। तो ये पादप प्रजनन या पादप ब्रीडिंग के स्टेप्स याद रखने हैं। इस पे सवाल स्टेप्स पे ही आ सकता है, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा। बहुत सिंपल है। आपने सारी विविधता का संग्रह कर लिया, उसमें से आपने देखा कि मुझे कौन से लक्षण चाहिए, वो जनक का चयन किया, संकरण करवाया, संकरण करने के बाद पुनर्योजन देखे कि उनमें वो लक्षण आए हैं या नहीं, वो काम कर रहे हैं या नहीं, और फिर व्यावसायिक अनुप्रयोग कर दिया। ये पादप प्रजनन के स्टेप्स हैं। अब ये तो पादप प्रजनन के स्टेप्स बता दिए बच्चों। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरी, कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और वो आंकड़े हैं जो, और टेबल्स हैं जो ध्यान रखनी है। तो उसकी बच्चों एक पैनल फाइल है मेरे पास जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या चीजें उसमें देखो आपको ध्यान रखनी है। ये रहा, उसमें आपको आंकड़े क्या क्या ध्यान रखने हैं बच्चों, एनसीईआरटी के हैं, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, तो आप याद रखना। सकल घरेलू उत्पाद, भारत के जीडीपी में 33% आय और समष्टि की 62% जनता, रोजगार कहां से प्राप्त होता है, कृषि से। यह इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है बच्चों, कि कृषि में या एग्रीकल्चर में कितना जीडीपी आता है, 33% जीडीपी आता है, और 62% लोग इसमें व्यवसाय करते हैं। फिर आपको याद रखना है 1960 के मध्य से गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से किया गया, और खाद्य उत्पादन, इसी को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति, है ना। जब मध्य 1960, इस पे भी नीट में सवाल आ गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो मिड 1960s में। अब ये आंकड़े ही हैं बच्चों, समझने वाली चीजें तो हमने देख ली, अब सिर्फ डेटा है, जो आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। तो एग्रीकल्चर का कितना प्रतिशत याद रखना है, हरित क्रांति किस वर्ष में हुई थी वो ध्यान रखना है। हरित क्रांति किस वर्ष में हुई, मध्य 1960 में। फिर इधर देखो बच्चों, फिर आपको सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, गेहूं की। किसकी है बच्चों, गेहूं
सोनालिका और कल्याण सोना, ये किसकी है बच्चों? गेहूं की। गेहूं की अधिक उत्पादकता वाली वैरायटी कौन सी है? सोनालिका और कल्याण सोना। फिर आपके क्या कहते हैं, धान चावल की कौन सी है? IR8 और थाईचुंग नेटिव 1। ठीक है, तो ये किसकी है भाई? IR8 और ताइचुंग नेटिव 1, ये किसकी वैरायटी हो गई भाई? चावल की। गेहूं की कौन सी वैरायटी है? सोनालिका कल्याण सोना। चावल की कौन सी है? IR8 और ताइचुंग नेटिव 1, ये याद रखनी है। उसके बाद ये गन्ने की है भाई। ठीक है, गन्ने की कौन सी है? सैकेरम बारबेरी। और इसमें क्या है? दो अलग अलग जातियां, गन्ने की दो अलग अलग जातियों का क्रॉस करवाया गया। किसका? सैकेरम बारबेरी और सैकेरम ओफिशिनेरम। ठीक है, एक देखो भाई, नॉर्थ इंडिया में कौन से गन्ने थे? सैकेरम बारबेरी। साउथ इंडिया में कौन से थे? सैकेरम ओफिशिनेरम। एक नॉर्थ इंडिया में था, एक साउथ इंडिया के गन्ने थे। दोनों गन्ने का क्रॉस करवाया, क्रॉस कराकर एक अधिक उत्पादकता वाले गन्ने का विकसित किया गया। तो इन दोनों किस्मों को सफलतापूर्वक संकरित कराया गया ताकि उच्च उत्पादन के वांछनीय गुण जैसे कि मोटा तना तथा उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सके। तो ये गन्ना, गेहूं हो गया, धान हो गया और गन्ना हो गया। फिर आपको देखो बच्चों, इसी प्रकार से ये टेबल याद रखनी है। ये एनसीईआरटी की टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्रॉप फसल का नाम है, फसल में से किस्म है और वो किन किन के विरुद्ध प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें फसल, कौन सी किस्म और किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उनमें देखी जाती है। तो ये चार्ट्स हैं बच्चों जो ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो ये चार्ट्स आप ध्यान रखोगे, यही चीजें हैं बच्चों। ये सभी चार्ट्स जो हैं, ये देखो, फसल हैं, किस्म हैं और कीटनाशी जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये लक्षण तो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना, ये काम की है अब जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन। अब काम की चीज बायोफोर्टिफिकेशन या जैव पुष्टिकरण। अगर एक पादप है बच्चों, एक पादप में थोड़ा पोषण तत्व कम है या एक पादप है जिसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व कम है, तो आप क्या करोगे? उस पादप में वो पोषक तत्व डालने की कोशिश करोगे। उस पादप में वो पोषक तत्व ज्यादा हो जाए, इसके कारण उसका प्रजनन करोगे, ब्रीडिंग। और जब पादपों में पोषक तत्व को बढ़ाने के लिए कोई संकर कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जैव पुष्टिकरण। क्या है भाई? विटामिन तथा खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजनित फसलें, इसे क्या कहेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। आपको ऐसे पादप बनाने हैं, ऐसे नए पादप बनाने हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, वसा की मात्रा ज्यादा हो, खनिज की मात्रा ज्यादा हो। तो ज्यादा खनिज वाले पादप, ज्यादा प्रोटीन वाले पादप, ज्यादा वसा वाले पादपों के निर्माण को क्या कहेंगे? जैव पुष्टिकरण या बायोफोर्टिफिकेशन। क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? ताकि उनमें प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, तेल के अंश और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, विटामिन की मात्रा बढ़ाई जा सके, पोषक और खनिज की मात्रा बढ़ाई जा सके। क्यों करेंगे भाई बायोफोर्टिफिकेशन? ताकि उनमें प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन की मात्रा बढ़ाई जा सके, है ना? और बढ़ाई जा सके, इसमें उदाहरण भी है। ये देखो, एक गेहूं की वैरायटी किस्म है एटलस 66। इसमें क्या होता है? ऐसी उन्नतिशील किस्म तैयार करने के लिए दाता की तरह से प्रयोग किया गया। फिर मक्के में, मक्का की तुलना में एक मेज हाइब्रिड बनाया गया 2000 में, जिसमें अमीनो अम्ल लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा दोगुनी थी। पहले से विद्यमान संकर मक्का की तुलना में 2000 में विमुक्त संकर मक्का में अमीनो अम्ल कौन से भाई? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की दुगुनी मात्रा विकसित की गई। तो है तो डेटा जो आपको ध्यान रखना है। एक और है भाई इसमें, और क्या क्या है? लौह तत्व,
है ना, एक आयरन फोर्टिफाइड राइस, ऐसे चावल बनाए गए धान जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा थी, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा थी, और गाजर, पालक, कद्दू जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारे उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन में ऐसे पादप बनाए जा रहे हैं, बायोफोर्टिफिकेशन के माध्यम से ऐसे पादपों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, अमीनो अम्ल दुगने हो, वसा तेल ज्यादा हो, खनिज ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, और ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे बनाने को हम क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंत में आपको आखिरी चीज ध्यान रखनी है, एससीपी। एससीपी जिसे हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, एक कोशिकीय प्रोटीन, इसके बारे में हमने बात की थी बच्चों, याद होगा आपको। एक कोशिकीय प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिक मात्रा में प्रोटीन बनाते हों। तो सूक्ष्म जीव जिनमें क्या मिलेगा बच्चों? प्रोटीन की अधिक मात्रा। तो सूक्ष्म जीव जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है वो क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन। उदाहरण का खेल है सारा। कौन कौन से उदाहरण एससीपी में यूज होंगे बच्चों? स्पाइरुलिना जो कि एक नील हरित शैवाल है, क्लोरेला जो कि एक हरित शैवाल है, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस जो जीवाणु हैं, और मशरूम्स जो कि कवक हैं। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? एकल कोशिका प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन के। किसके उदाहरण हो गए बच्चों? एकल कोशिका या सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नील हरित शैवाल स्पाइरुलिना, हरित शैवाल क्लोरेला, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस जीवाणु, और मशरूम यानी कवक। ये सब ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन। सही सोच रहे हैं बच्चों? मशरूम तो सर सूक्ष्म जीव नहीं होता, दिखता है हमको, लेकिन एनसीईआरटी में एससीपी में मशरूम का उदाहरण दे रखा है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है खनिज, ये वाला भोजन या खाद्य उत्पादन में जो भोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो तरीके हैं वो अपन ने देख लिए बच्चों। इसमें मेन समझने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पादप उत्तक संवर्धन था, जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। बाकी इस चैप्टर में जो टेबल्स हैं और आंकड़े हैं बच्चों वो बेहद आसान हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट होता है? ये हमारे पास पूरा का पूरा जो चैप्टर है किसका? खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज, वो हमने देख ली है। उसमें विस्तार से और डिटेल में आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? पादप उत्तक संवर्धन की तकनीक, पादप उत्तक संवर्धन के बाद हमने कायिक संकरण यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और पादप प्रजनन को समझने के स्टेप्स हमने देख लिए। बाकी जो आंकड़े हैं और जो टेबल हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।